Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar, शब्द विचार. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के पाठ 4 शब्द विचार का विवेचन करूँगा. आप लोग सावधान होकर के उसे सुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए. तो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं तद्भव और तत्सम शब्द. इसके बाद हम चलते हैं देशज शब्द. देशज शब्द. क्या देशज शब्द हिंदी नियमावली में लोक भाषाओं से आए ऐसे शब्द हैं जिनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता. जिनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता. हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं लेकिन जिनके स्रोत का पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं. तो हम लिखते हैं कि हिंदी शब्दावली में कुछ शब्द लोक भाषाओं से आए हैं जिनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता. इन्हें देशज शब्द कहते हैं. शब्द कहते हैं जिनके तद्भव तत्सम तद्भव संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं लेकिन देशज लोक भाषाओं से आए हैं. इनके स्रोत का ठीक ढंग से पता नहीं चलता. जैसे खिचड़ी, ठेठ, कुनगी, डिबिया, चस्का. कुनगी, डिबिया, चस्का आदि. खिचड़ी, कुनगी, ढेठ, चस्का आदि. गड़बड़, झटपट, पगड़ी, झुमका, पैसा, रोड़ा, भिंडी, लोटा, खिड़की, तेंदुआ आदि. आगे चलते हैं आगत. ये देशज शब्द हिंदी शब्दावली में कुछ शब्द लोक भाषाओं से आ गए हैं जिनके स्रोत का ठीक ढंग से पता नहीं चलता. कुछ शब्द हैं जैसे खिचड़ी, कुनगी, डिबिया, चस्का, पगड़ी, खिड़की आदि हैं सब. अब आगत शब्द. आगत शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, हिंदी भाषा में अब मिल गए हैं. उनका उपयोग ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे हिंदी शब्दों का किया जाता है. शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं जिनका प्रयोग उन्हीं अर्थों में होता है उसे आगत शब्द कहते हैं. विदेशी आक्रांता भारत में आए और वह यही रह गए. उनकी भाषा बोली के जो शब्द हमारे भाषा में समाहित हो गए हैं उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं. ये आगत शब्द कई भाषाओं से आए हैं. पहला है अरबी से. बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना होगा
अच्छी तरह इनका अध्ययन करना होगा तो पता चलेगा कौन सा भाषा अरबी से है, कौन फारसी से है, और कौन जो होता है कि पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, यूनानी है, चीनी है आदि। तो दीवार, नमक, परी, फौज, आदमी। दीवार, नमक, फौजी, आदमी, फौज, आदमी। इलाज, इज्जत, ईमान। इज्जत, इज्जत, ईमान। ईमान, एहसान, सलाह, शुबा। सलाह, शुबा आदि। अपनी पुस्तक से आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। इसके बाद फारसी से फारसी भाषा से आगे शब्द हैं दीवार पर। हाँ, ये यहाँ अरबी की जगह यहाँ पर आप क्या में मिला लेंगे फारसी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अरबी, दूसरा लिख देते हैं अरबी। अरबी में है अजब, अजीब, अदालत, अशर। अजब, अजीब, अदालत, अशर, अखबार, आईना, आज़ाद आदि। आज़ाद आदि ये है अरबी भाषा के शब्द। ये फारसी के थे दीवार, नमक, फौज, आदमी, आसमान, ये सब। इसमें इलाज, इज्जत, ईमान, ये यहाँ से ये इलाज, इज्जत, ईमान सब अरबी के शब्द हैं। एहसान, अजब, अजीब, अदालत, ये सब। आगे तुर्की के शब्द। तुर्की के शब्द देखते हैं, हम आपको पढ़ के बताते हैं। पहले कूली, फिर चाकू, कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, दारोगा, सौगात आदि। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, वो घुल मिल गए हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, गार्ड, टेलीफोन, ट्रेन, ड्राइवर, रेल, पिक्चर, पार्सल, पुलिस, फोटो, बैंक, मशीन, रबर, लॉटरी, सिनेमा, डॉक्टर, हैट, पैंट, अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर आदि। इनका प्रयोग हम इसी की तरह ही करते हैं सामान्य भाषा में। हम इसे हिंदी या अधिकांश लोग इसे समझते हैं। फिर पुर्तगाली, पुर्तगाली यहाँ पे है पैंट, टाइम, इंजीनियर आदि। और पुर्तगाली का हम देखते हैं कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन। तौलिया, बाल्टी, साबुन आदि। तो ये ध्यान रखना है। फ्रांसीसी, बेगुल, इंजीनियर, कार्टून, कर्फ्यू। फ्रांसीसी में दोनों पक्ष बड़ा ही रहेगा। फ्रांसीसी में बेगुल, अलार्म की जगह पर बेगुल, इंजीनियर भी फ्रांसीसी है, कार्टून, कर्फ्यू। कार्टून, कर्फ्यू, कर्फ्यू ये हो गया। अब यूनानी,
टेलीग्राफ, डेल्टा, एटम। एटम आदि। यूनानी, चीनी, चाय, चीनी, पटाखा, चाय, लीची, पटाखा, तूफान। चाय, लीची, पटाखा, पटाखा, तूफान आदि। चीनी भाषा के ये शब्द है चाय, लीची, पटाखा, तूफान आदि। तो इन सब शब्दों पर हम ध्यान देंगे। ये अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रहे उत्पत्ति के आधार पे। अब रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा हम चलते हैं। शब्द विचार में शब्द अवरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। रचना या बनावट के आधार पर इन शब्दों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है मूल शब्द, दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे हैं जो बिल्कुल ठीक ठीक रूट शब्द बिल्कुल वही प्रयुक्त होते हैं, और व्युत्पन्न शब्द वे हैं जो मूल शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। तो रूढ़, यौगिक, योगारूढ़ ये सब रचना के आधार पे हैं। तो सब चलते हैं मूल शब्द या रूढ़ शब्द। मूल शब्द या रूढ़ शब्द। मूल शब्द जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों। जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। और इन्हें जिनके खंड न किए जा सके, इन्हें रूढ़ शब्द भी कहते हैं। जैसे पुस्तक, गाड़ी, सोना, छोटा, बल, घर, फल, खाना। अब इनको हम छोटे और भागों में नहीं काट सकते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द जो वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो। वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो, अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, मूल शब्द वे शब्द जो आप में पूर्ण हो, अन्य शब्दों के योग से ना बने हों, उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। या रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इनके अन्य छोटे
खंड नहीं किए जा सकते। इनके अन्य छोटे खंड नहीं किए जा सकते, जैसे पुस्तक, गाड़ी, सोना, खाना आदि। पुस्तक, गाड़ी, सोना, खाना आदि। अब इनके हम खा धन ना करेंगे, ऐसा कोई खंड नहीं होता है, तो इसलिए इनको हम रूट शब्द, मूल शब्द कहते हैं। अब व्युत्पन्न शब्द, वे शब्द जो मूल शब्दों के संयोग से बने होते हैं, वे मूल शब्द के साथ कोई शब्द या शब्दांश जोड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। मूल शब्दों के साथ शब्द या शब्दांश के मिलने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। मूल शब्दों के साथ कोई शब्द या शब्दांश के मिलने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और योगरूप। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला यौगिक और दूसरा योगरूप। यौगिक और दूसरा है योगरूप। ये हो गया यौगिक और योगरूप। चलते हैं अब यौगिक की ओर। यौगिक शब्द कंपाउंड वर्ड्स, ये दो मुख्य मूल शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच में कोई कारक का चिन्ह छिपा रहता है। एक प्रकार से जो शब्द मूल शब्द और अन्य शब्द या शब्दांश उपसर्ग प्रत्यय आदि से लगकर बने होते हैं। अन्य शब्द उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने होते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धनालय। दूसरा है सेनापति। सेना धनपति अलग अलग कर सकते हैं। सेना का पति, सेनायापति। सुंदरता, सुंदर धनता। सुंदर धनता। अपमान, अपधनमान। ये रहे कुछ उदाहरण यौगिक शब्दों के। यौगिक शब्दों में शब्दांशों को अलग अलग किया जा सकता है। हिंदी में कुछ यौगिक दो भाषाओं के शब्दों के योग से भी मिले हैं, जैसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, सिनेमा घर, जिलाधीश, टिकट घर,
और प्रोटोपति, प्रोटोपति, प्रति, फोटो, प्रति, ये फोटो, प्रति आदि। योग रूढ़ शब्द, मूल शब्द तो आप पढ़ चुके। व्युत्पन्न के दो भेद, पहला यौगिक शब्द और दूसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द और ये कंपोजिट वर्ड होते हैं। ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ के रूढ़ प्रचलित होते हैं। जरूर ये यौगिक होते हैं लेकिन किसी रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द यौगिक शब्द अवश्य होते हैं लेकिन किसी योग रूढ़ में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक शब्द हैं लेकिन किसी योग रूढ़ मतलब रूढ़ शब्द में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश के लिए प्रयुक्त होते हैं। गणेश जी। दशानन, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, ये रावण के लिए प्रयुक्त होते हैं। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात यह विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह ये सामासिक शब्द भी होते हैं और विशेषकर बहुब्रीहि समास जिसका अन्य अर्थ जो होता है प्रचलित होता है। तो ये जलज को जलज के अन्य अर्थ में नहीं बल्कि कमल के अर्थ में ही यह योग रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों के उदाहरण रहे। अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम अर्थ या विपरीतार्थक शब्द, श्रुति शब्द या भिन्नार्थक शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वनिबोधक शब्द। इन सब का अध्ययन अब विस्तृत एक एक अध्याय में अलग अलग किया जाएगा। वाक्य में प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूज इन सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिनके लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं। लिंग से, वचन से, कारक से आदि के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं। इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार होता है, परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द मूल शब्दों को कहते हैं जिन जो मूल शब्द के समान ही रहते हैं, इनमें लिंग, वचन, विभक्ति और इस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये रहे चौथा भेद। पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्द एक सा कार्य करते हैं उनको एक वर्ग बना दिया गया और उन्हें हम उसी के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 वर्ग बनाए गए हैं। अब इन 8 वर्गों को हम देख लेते हैं। पहला संज्ञा, नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये संज्ञा के अंतर्गत आ गए। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, वह, या, वह, सो, जा आदि। क्रिया, जो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना आदि। विशेषण, काला, पीला, लाल, नीला, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, बुरा आदि। क्रिया विशेषण, धीरे, तेज, यहाँ, वहाँ, कल, आज, इधर, उधर आदि। संबंधवाचक, इसमें ने, को, से, ऊपर इत्यादि। समुच्चय, किंतु, या, पर और तथा। और विस्मयादिबोधक, अरे वाह, हाय, ओह आदि। ये सब है शब्द के भेद। तो आज का पाठ यहीं पर और शेष
अगले दिन। तो आज का पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग उसे यथास्थान अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। तो आज का पाठ अभी यहीं पे समाप्त होता है।